मैंने हमेशा से यही सुना था कि शादी के बाद की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोगों को यही कहना होता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरी ससुर, मेरी ननद और मेरे पति। और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर का मिजाज बहुत ही सादा था। वो अक्सर कम बात करते थे और जब भी बोलते तो बहुत हल्की आवाज में बोलते थे और हमेशा अपनी नजरें नीचे रखा करते थे। मैंने कभी अपने ससुर की ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना था। आज भी मैं खाना बनाकर रसोई से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने पति की फिक्र होने लगी कि वो कैसे इस मौसम में घर आएंगे। सावन का महीना था और आज दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों की गरज और बिजली की चमकने से हमेशा से ही बहुत डर लगता था। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से ये मेरी पहली बारिश थी और हमेशा मैं यही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन शाम होते ही मेरे पति ने फोन किया कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रुकेंगे कि जब बारिश रुक जाएगी तभी घर आ पाएंगे। मैं ये सुनकर बहुत घबरा गई थी और मैं जल्दी से जाकर ये बात अपने ससुर जी को बता दी कि आज रजत घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा, बहू तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में रजत ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन ये रात इतनी भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट से डर की वजह से मेरे दम ही निकल रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने पर सिमट रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ नजर आ रही थी। अब मैं अकेली अपने कमरे में और नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ननद सगुन के साथ उसके कमरे में सो जाऊं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननद के कमरे में जाने लगी। मेरा डर से बुरा हाल था। मेरी ननद का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, मेरे ससुर जी के कमरे के बराबर में, और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। और इसी वजह से मुझे अंधेरे से नीचे जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि मैं ऊपर फ्लोर पर बिल्कुल अकेली ही रहती थी और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपनी ननद के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा शायद अंदर से बंद नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे कमरे में हल्की सी रोशनी नजर आई। मैं भी बेधड़क होकर कमरे में चली गई और सामने जो मंजर देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलत कैसे हो सकता है। सगुन सिसकियां लेकर रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी और मैं ये सब देखकर सहम गई कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह गलत कैसे कर सकता है। मेरी सास को गुजरे हुए बहुत जमाना हो गया था और पता नहीं सगुन के ऊपर अत्याचार कब से हो रहा था। आज मुझे समझ आया कि सगुन का मिजाज ऐसा क्यों था। उसके गुमसुम रहने की वजह मुझे आज पता चल गई थी। मैं जान चुकी थी कि उसकी खोई हुई आंखों का राज क्या था। मेरा नाम मीरा है और आज से 4 महीने पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी। रजत ने मुझे एक शादी में देखा था और उसने मुझे वहां पर ही पसंद कर लिया। इसके बाद उसने मेरा रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने रजत के बारे में जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि लड़के का परिवार छोटा है और लड़के का अपना एक कारोबार और पास के इलाके में खुद का घर है, तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और हमारा रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद अक्सर हम एक दूसरे से फोन पर बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, क्योंकि आने वाली जिंदगी हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही तो गुजारनी थी। 1 महीने के अंदर ही हम दोनों की शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि जब ननद होती है तो रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी। सगुन की वजह से मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सगुन दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रख रखाव बहुत सादा था। वो हमेशा खामोश रहती थी और अपने काम से काम रखती थी।
ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद पड़ी रहती थी और जब भी उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल देती थी तो वो काम में हाथ बटाकर अपने कमरे में फौरन ही चली जाती थी। कभी कभार तो मुझे उसे खाने के लिए भी बार बार बुलाने जाना पड़ता था और वो खाना खाते ही अपने कमरे में ऐसे भागती थी जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हुआ हो। मेरे ससुर जी उसे हमेशा यही कहा करते थे कि हर वक्त अपने कमरे में अकेली ना रहा करो, थोड़ी देर बाहर भी निकला करो, हमारे साथ भी बैठा करो। लेकिन सगुन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी और जब मैं उससे ज्यादा जिद करती तो वो ये बात कहकर खत्म कर देती थी कि उसे पढ़ाई करनी है, तो मैं भी उससे कुछ भी नहीं कहती थी। और जब शाम को रजत ऑफिस से घर आते तो मैं उनसे यही कहती कि आपकी बहन सगुन तो बहुत खामोश ही रहती है। तो इस पर वो मुझसे कहते थे कि वो हमेशा ऐसे ही रहती है, माँ के गुजर जाने के बाद वो अकेली हो गई है और हालात ने उसे ऐसा बना दिया। जब माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है। तुम भी उससे कुछ ज्यादा ना कहा करो, पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वो खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी अब सगुन से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती है और मुझे किसी तरफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। वरना मेरे दोस्तों ने तो मुझे आज तक यही बताया था कि ननंद अपने भाभी का जीना दुश्वार कर देती हैं, उन्हें चैन से जीने नहीं देती, वो दूसरे घर से आकर कैसे हमारे घर में राज कर सकती हैं। मैं शादी करके इस घर में यही सोच कर आई थी कि सगुन मेरा जीना दुश्वार कर देगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। अगर वो खाना खाने नहीं आती तो मेरे ससुर जी खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते और उसके कमरे में ही रहा करते थे। लेकिन सगुन का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज लाकर आते तो उसका रवैया उनके साथ ऐसा होता था जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। मुझे हमेशा से ही उसका रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद तो बच्चों को पिता से दोगुनी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो तो अपने पिता से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना सबका ख्याल रखते उतना ही मेरा भी ध्यान रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। तो मैं सगुन के रवैये के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। शादी के बाद मैंने माँ को ये सब कुछ बताया तो सुनकर माँ को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि भगवान का शुक्र कर कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रख, ऐसा ना हो उसे छिड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन के बाद मैं कभी सगुन से खुद बात करने नहीं जाती थी। मैं खाने के बाद जल्दी ही ऊपर अपने कमरे में चली आई और फिर सारी रात नीचे नहीं जाती। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। रजत मैं एक दूसरे के लिए काफी थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास ही नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए और जैसे ही सगुन स्कूल से आई तो उसे अपने पास बिठाकर उसे खिलाने लगे। जब उन्होंने सगुन को खिलाना शुरू कर दिया तो सगुन ने बहुत गुस्से में ना कर दिया, तो वो जबरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। मैं वहीं बैठे ये सब कुछ देख रही थी और देखकर मैं सोचने लगी कि सगुन कितनी खुश नसीब है कि जिसे इतना प्यार करने वाले पिता मिले हैं, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। इसके बाद अचानक से वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाता देखा तो मेरे ससुर जी ने मेरी नजरें भांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है। वो इस तरह उठकर चली गई, लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही से इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ यहाँ बैठी होती। लेकिन भगवान ने उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसे खर्च किए हैं, लेकिन इसकी माँ की किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी थी। मैं खुद उसकी माँ के जाने के बाद बहुत कमजोर हो गया हूँ, लेकिन सगुन को ये बात कैसे समझाऊं। ससुर जी की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया। उम्र के इस पड़ाव पर वो किस कदर परेशानियों का सामना कर रहे थे। पत्नी की जुदाई के साथ साथ वो बच्चों के दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी आप परेशान न हो, वक्त के साथ साथ सगुन खुद ही समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश करते रहें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वो खाने की प्लेट लेकर सगुन के कमरे की तरफ चल दिए और मैं मुस्कुराकर देखती रही। शाम तक वो सगुन के साथ उसी कमरे में थे, जहाँ तक कि मैं खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी सगुन के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज का यही रूटीन था।
मेरे ससुर जी सगुन के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और सगुन उन्हें और ज्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे सगुन से जलन महसूस होती है कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसका बाप उसको हर चीज लाकर देता है और उसके हर नखरे को सर आंखों पर बिठाता है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैं अपने घर में अपने बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर जी सगुन से करते थे, ऐसी मोहब्बत और ऐसी तवज्जो मेरे पापा ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरे पापा तो हम बेटियों से काफी दूर रहते थे और अगर कभी हमसे कोई बात करनी होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर जी का सगुन के पीछे पीछे घूमने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज और बिजली कड़कने की आवाज से मेरी जान नहीं निकली होती तो मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरे ससुर अपनी बेटी को अपनी जरूरत के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मैं जैसे ही उस रात कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर सगुन को जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। आसपास का उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें मेरे आने की खबर भी नहीं हुई। मेरे ससुर जी में अब पूरी तरह से शैतान सवार था और सगुन जो बिल्कुल नाजुक सी थी उसने अपने आप के रहमो करम पर छोड़ दिया। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो मेरे ससुर जी को हटा सके। न जाने कब से वो ये सब कुछ झेल रही थी। उसका चुपचाप रहना और अपने बाप से छुपके खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक आदत के पीछे जो वजह छुपी हुई थी, मुझे आज वो समझ आ रही थी। जैसे मेरे ससुर जी को मेरे वहां आने का एहसास हुआ, वो सगुन को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर शौक रह गए। शायद उनके दिमाग में भी ये बात नहीं होगी कि रात के इस टाइम मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। उनको लगा होगा मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वो घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमको क्या चाहिए। मैंने आगे बढ़कर सगुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छिपा लिया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना न बने। ये सुनते मेरे ससुर जी एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। सगुन ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैं उनकी इस बात पर हैरान हो गई क्योंकि कैसा भेड़ आदमी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसकी बात भी झुठला रहा था। मैंने गुस्से में कहा आप कैसे बेगैरत इंसान हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको जरा भी शर्म और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर अपने कमरे से बाहर चले गए और मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। सगुन की हालत बहुत खराब थी और वो डर भी रही थी, लेकिन न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने समय का गम था जो उसने दिल में छिपाया हुआ था, इसलिए मैंने उसे चुप नहीं कराया बल्कि रोने दिया। रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि वो 11 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर जी के साथ हुई। सगुन की यह बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरत हुई। मैंने उसे बीच में रोकते हुए पूछा, क्या तुम मेरे ससुर जी की सगी बेटी नहीं हो? जिस पर सगुन ने नहीं में सर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दिया था और सगुन को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि माँ सगुन को नहीं लेना चाहती थी। सगुन ने बताया कि इसकी माँ का ये मानना था कि सगुन की मौजूदगी में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे सगुन की खातिर सारी जिंदगी अपने आप को एक बूढ़ी औरत बनाकर रखना होगा जिसका न कोई उमंगें होंगी और न ही कोई दूसरा सहारा होगा। लेकिन अचानक ही सगुन की माँ ने रजत के पिताजी से शादी कर ली। सगुन की माँ के साथ साथ सगुन कभी भी बहुत ख्याल रखते थे। सगुन की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है जो उसका तो ख्याल रखता ही है, उसकी सौतेली बेटी का भी उतना ही ख्याल रखता है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके पिता की नियत में खोट है। सगुन ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी तो उसके पिताजी उसके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। सगुन की उम्र तब 12 साल थी और वो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सही गलत का अंदाजा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका सौतेला बाप उससे क्या चाहता है और किस तरह से उसे देखता है, उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है, उसे कहाँ कहाँ छूता है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश थी। वो नहीं चाहती थी कि इस बार अपनी माँ की तलाक का कारण वो खुद बने।
सगुन सिसकियां भरते हुए बता रही थी। रजत के पिता यानी मेरे ससुर जी उसकी माँ की मौजूदगी में ही उससे जबरदस्ती कमरे में सोने पर मजबूर करते थे, और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो सगुन को परेशान करने लगते थे। कुछ वक्त में ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही हो। वो तो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते हैं और तुम ऐसे अच्छे इंसान पर किस तरह के झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी सगी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और पर क्या सिकवा गिला करती। दिन ऐसे ही गुजरते गए और दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये सौतेला बाप और ज्यादा शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और ज्यादा खराब होने लगी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही परेशान करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होने लगी वो अपनी हद पार करता जा रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ जब उसने अपनी सारी हदें तोड़ दी। उस दिन मेरी माँ किसी काम से बाजार गई हुई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सगी माँ मुझे इस बात का दोष देने लगी कि मैं उसके पिता को बहका दिया है और अपनी जवानी और अदावत से अपने सौतेले बाप में डोरे डाल दिए हैं। उन्होंने फौरन से मेरे मुंह पर चांटा मारा और मुझे आस्तीन में छिपी हुई नागिन कहने लगी, जिसने अपनी माँ का घर खराब किया है। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालत की मारी हुई हूँ और काफी सालों से इस आदमी की हैवानियत से परेशान हूँ। लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उसे ये बात बर्दाश्त न हुई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गई और मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफी मांगी, लेकिन मुझे इस माफी की अब कोई जरूरत नहीं थी, न ही इसकी चाहत थी, क्योंकि अगर मेरी माँ कुछ दिन पहले मेरी बातों पर भरोसा कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और मैं बर्बाद होने से बच जाती और रोज रोज अपने सौतेले बाप के हाथों बर्बाद न होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक अकेली औरत के लिए तो सारा जमाना ही लुटेरा बन जाता है। यहाँ अकेली लड़की को देखकर हर किसी के अंदर दरिंदा जग जाता है और मैं तो फिर भी जवान लड़की हूँ। ऐसे में मैं इस घर को छोड़कर आखिर जाती कहाँ, क्योंकि जहाँ भी जाती वहाँ पर मेरे साथ यही सब कुछ किया जाता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत को मानकर अपने सौतेले बाप के पास ही रहना पड़ा और मैं अपने हालात अपनी किस्मत पर छोड़ दिए। मैंने कभी ये बात अपने सौतेले भाई यानी रजत भाई को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर रजत भाई ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो इसके बाद तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरी माँ की मौत को आज 6 साल होने वाले हैं। इन गुजरे हुए 6 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने सगुन के हाथों को अपने हाथों में दबाए और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। मैंने उससे कहा अगर तुम पहले ही सब कुछ मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। जिस पर सगुन हंसी और कहने लगी, मैं तो वो हूँ जिस पर माँ ने भी भरोसा नहीं किया, तो मैं ये कैसे सोच लेती कि कोई मुझ पर भरोसा करेगा। सगुन की हंसी में जो दर्द था वो मेरे दिल को छलनी कर गया। बारिश अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और सुबह की पहली किरण भी अब निकलने लगी थी। आखिरकार कुछ ही देर में बारिश का जोर टूटा और धीरे धीरे दिन निकलने लगा। मैंने वो रात सगुन के साथ उसके कमरे के अंदर ही गुजारी। सुबह के बाद जैसे ही रजत घर आए तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारी सच्चाई रख दी। रजत का इस बात को मानना बहुत मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी सगुन के बचपन के रवैये को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके पीछे उनके खुद के पाप का इतना बड़ा सलूक होगा। रजत गुस्से में अपने पिता के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। रजत ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई भी हरकत न हुई। आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ झुक गई। रजत ने फौरन डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि रजत के पिता का देहांत हो चुका है। रजत के पिता जान चुके थे कि अब उनका सच बेटे के सामने आने वाला है और वो इतनी गंदी हरकत करने के बाद अपने बेटे का सामना करने को तैयार नहीं थे और शायद इसी को बर्दाश्त न कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने सगुन को हर दिन मरने से तो बचा लिया था, लेकिन उन दिनों और सालों का क्या जो उसने उस बदतमीज और बेहया आदमी की दरिंदगी बर्दाश्त करते हुए गुजारे।
दोस्तों, तलाक पति पत्नी के दरमियान होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे समाज में न जाने कितनी लड़कियां शगुन के जैसी होंगी जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम का शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ने से पहले अपने मासूम बच्चों पर नजर डालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हमने तलाक ले ली तो इन बच्चों का क्या होगा। आखिर अपने लड़ाई झगड़े का बोझ हम अपने बच्चों पर क्यों डालें, ताकि कोई बच्चे किसी दूसरे के हाथों का खिलौना न बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी ऐसे आदमी से कोई भी उल्टा सीधा रवैया देखे तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश जरूर करें। हो सकता है कि आपकी एक कोशिश से किसी मासूम की जिंदगी बच जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।